जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ 15 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो बहुत ही कम समय में हम सारे क्वेश्चंस का बात करेंगे, आराम से देखेंगे, हम लोग सारा बात समझ में आने वाला है। हमारा जो पहला क्वेश्चन है सर, वो क्या कह रहा है, ध्यान देंगे और समझेंगे इसको। पहला क्वेश्चन कह रहा है नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड, यानी कि ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं। आपने त्वरण के बारे में पढ़ा होगा, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि जब हम किसी वस्तु के वेग को बढ़ा देते हैं, वेग को इंक्रीज करते हैं तो एक्सेलरेशन कहलाता है। जबकि जब हम बॉडी पे ब्रेक लगा देते हैं और अप्लाई ब्रेक करने के बाद जब उसका एक्सेलरेशन घटता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोला जाता है मंदक। यानी कि जब किसी त्वरण को ऋणात्मक कर दिया जाए, उसको डी एक्सेलरेट कर दिया जाए, उसके वेग को घटा दिया जाए तो क्या कहलाता है, हमारा रिटार्डेशन कहलाता है सर। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का। एसआई यूनिट ऑफ वर्क इज जूल एंड इट्स इक्विवेलेंट टू। कह रहा है कि यदि कार्य का एसआई मात्रक जूल है तो ये किसके समतुल्य है, किसके बराबर है। आपने पढ़ा होगा कि इसका एसआई मात्रक जूल है तो इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। यानी चारों ही ऑप्शन में अर्ग दिया हुआ है। अब सवाल है इसका वैल्यू किसके बराबर होता है। तो आप सबने देखा है 10⁻⁷ अर्ग जो है, यानी 1 जूल का मान 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। जिस तरह से आपने पढ़ा है कि 1 न्यूटन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है। यानी कि अगर बात करेगा बल का, तो बल का एसआई मात्रक होता है सर न्यूटन, और सीस मात्रक क्या होता है, डाइन। उसी तरह पूछा है किसका, कार्य का, तो कार्य का क्या होता है, 1 जूल किसके बराबर है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे, एकदम बहुत ही आसान क्वेश्चन है सर। अगला क्वेश्चन हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है सर, थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा। क्या कह रहा है, 1 मीटर इज इक्विवेलेंट टू, 1 मीटर किसके तुल्य है, एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। थोड़ा सा बात को समझेंगे। आपने पढ़ा है कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो किसके बराबर होता है सर, 10⁻10 एंगस्ट्रॉम, यानी 10 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, अगर हम उल्टा कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर, बढ़िया समझेंगे, उल्टा करना है तो 1/, आ जाएगा नीचे 10⁻10 और बराबर कितना मिल जाएगा, 1 मीटर। इसको जब ऊपर लेके आप चले जाएंगे तो 10⁻⁻10 हो जाएगा किसका वैल्यू, 1 मीटर का। यानी 1 मीटर 10⁻⁻10 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। अगर ऐसा पूछ देता कि 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है तो 10⁻+10 मीटर के बराबर होता है। ये उल्टा पूछा, इसलिए क्या हो जाएगा 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है सर, एकदम हलवा क्वेश्चन, एकदम आसान है, कुछ पूछबे नहीं किया। क्या कह दिया, एरिया निकाले, क्षेत्रफल किसका किसका सर, स्पीड और टाइम ग्राफ जो है क्या बताएगा, स्पीड और टाइम यानी चाल और समय। आप सब बढ़िया से पढ़े, एकदम आसानी फॉर्मूला था, क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब चाल बराबर दूरी बटा समय होगा तो हम लोगों का चाल और समय जो है, चाल और समय, ध्यान से देखेंगे, चाल और समय क्या देगा हमको, दूरी यानी कि डिस्टेंस देगा। यानी इसका आंसर क्या होने वाला है, डिस्टेंस होने वाला है। ना त्वरण देगा ना एवरेज देगा, कुछ नहीं सर, सीधा सीधा दूरी यानी कि डिस्टेंस देने वाला है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है सर, अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, एक कण जो है r त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर v वेग से गति कर रहा है। कितना से सर, v वेग से। वेलोसिटी कितना उसका, v है, तो बताना है देन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होने वाला है, इसका अभिकेंद्रीय त्वरण क्या होने वाला। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे सर, एकदम आसान सा फॉर्मूला है। क्या होता है, v²/r होता है, v²/r, जिसमें आपने पढ़ा है v का मतलब क्या है, तो वेग के वर्ग के बराबर, और r मतलब किसके, त्रिज्या के। यही वेग स्क्वायर/r को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अभिकेंद्रीय त्वरण। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है सर, एक बार ध्यान से देखेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी हैव द सेम यूनिट एज इम्पल्स, जो आवेग का यूनिट होता है वो किसका होता है, वही समवेग का होता है, वही किसका होता है, मोमेंटम का होता है। दोनों का सेम यूनिट होता है सर, कितना होता है, तो केजी मीटर पर सेकेंड, दोनों का मात्रक होता है केजी मीटर पर सेकेंड। जैसे कि आपने पढ़ा होगा, मोमेंटम को दिखाते हैं P से, और P बराबर क्या होता है, mv, m मतलब मास, मास का होता है kg, v का होता है वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। उसी तरह इंपल्स के बारे में पढ़ा है, क्या से दिखाते हैं इसको हम लोग, I से, और I बराबर क्या होता है, F × T, और F मतलब फोर्स का kg मीटर पर सेकेंड इंटू, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका हम लोग बात करेंगे, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किसका, न्यूटन का वैल्यू, और टाइम का इंटू क्या हो जाएगा, सेकेंड। सेकेंड से 1 सेकेंड कैंसिल होगा और क्या बचेगा यहाँ पे, kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल समझना है सर, दोनों का सेम डायमेंशन होता है और दोनों का सेम यूनिट भी होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर, रिलेशन बताइए। क्वेश्चन में थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, ठीक है ना। आपने टॉपिक पढ़ा होगा, क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, किसमें किसमें, काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में, और मोमेंटम मतलब संवेग में। एगो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं यहाँ पर, एकदम आसान है, 1/2 mv²।
सर इसको अगर m बाई एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो कोई परेशानी नहीं होने वाला है। आगे जब इसको बढ़ाएंगे m से मल्टीप्लाई कर हो जाएगा सर m स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2m, किसका वैल्यू के ई का, और इसी को थोड़ा सा और सही यार दीजिए तो m v का होल स्क्वायर एक साथ लिख सकते हैं, और बाई कितना 2m, और अभी आप तुरंत पढ़ाए थे एकदम थोड़ा देर पहले कि m भी किसका वैल्यू होता है मोमेंटम का, और उसको दिखाते क्या से है p से, यानी क्या हो जाएगा p स्क्वायर बाई 2m, यानी के ई किसके बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m के बराबर होता है, यानी के ई किसके बराबर होता है p स्क्वायर बाई 2m। कौन सा ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा सही आंसर है। कितना होता है p स्क्वायर बाई 2m। ध्यान से देख लीजिए कैसे सर, कुछ नहीं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में m बाई एम से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हैं, और m स्क्वायर v स्क्वायर किसका वैल्यू होता है सर p का, यानी p स्क्वायर बाई 2m, इसका रिलेशन है। क्वेश्चन नंबर 8, रोलिंग फ्रिक्शन, लोटनिक घर्षण, लोटे वाला घर्षण, ये तो और ही आसान है सर। लोटे वाला जो घर्षण है, जो लोटनिक घर्षण है, क्या होता है सर, स्लाइडिंग यानी कि जो घसके वाला घर्षण होता है उसे कम होता है, यानी कि द रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो आपका सर्पी घर्षण है उससे जो है लोटनिक घर्षण का मान कम होता है, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट लोटेगा वो कम फ्रिक्शन का सामना करेगा, जबकि स्लाइड करेगा घिसकेगा तो ज्यादा फ्रिक्शन का सामना करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है सर, एरिया अंडर फोर्स और डिसप्लेसमेंट, फोर्स और डिसप्लेसमेंट कर्व क्या कहेगा सर, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा है, वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स डिस्प्लेसमेंट अगर है, बल और विस्थापन है तो क्या दिखाएगा, ये आपको वर्क डन यानी कि कार्य को दिखाएगा, वर्क डन को दिखाता है सर, कार्य को दिखाता है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है सर, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, एगो गेंद को आपको लंबवत रूप से ऐसे से फेंक देना, ऊपर लंबवत सीधा सीधा, कितना से 20 मीटर पर सेकंड से सर, जिस वेग से फेंकते उसको प्रारंभिक वेग कहते हो, दिखाते कैसे हैं u से, और u बराबर कितना है 20 मीटर पर सेकंड। आगे कह रहा है वर्टिकली, आगे फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कितना हाइट, एक्चुअली में ऊपर फेंक रहे हैं तो डिस्टेंस नहीं, जबकि वो हाइट कवर करेगा, ऊपर में डिस्टेंस नहीं होता, हाइट होता है सर। ठीक है, हाइट निकालेंगे डिस्टेंस नहीं निकालेंगे, बात दोनों सेम है, लेकिन कहाँ फर्स्ट 2 सेकंड में, यानी कि टाइम बराबर कितना दिया हुआ है 2 सेकंड में बताना कितना हाइट कवर कर लेगा, जी का वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कितना लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक आसान सा फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, h बराबर ut, क्योंकि नीचे से ऊपर जा रहा है, फ्री फॉल में दो केस होता है, व्हेन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, जब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाएगा तो फॉर्मूला माइनस का लगाते हैं, और जब व्हेन ऑब्जेक्ट ऊपर से गिराया जाएगा, ड्रॉप किया जाएगा तो फॉर्मूला प्लस का। तो यहाँ पे क्योंकि नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं तो कौन सा लगेगा माइनस का, और ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, तो h बराबर u कितना है सर आपका 20, t कितना दिया हुआ था 2, और माइनस 1/2 इंटू जी का वैल्यू 10, और टी कितना था 2 का स्क्वायर, यहाँ से मिला 20 इंटू 2 कितना हो गया 40, माइनस 2 से काट दिए 5 बार में, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 4 यानी 20, 40 माइनस 20 कितना बच गया 20 मीटर। जो बॉल है 20 मीटर के हाइट तक चला जाएगा, बॉल कहाँ जाएगा सर 20 मीटर के हाइट तक चला जाएगा, यानी बॉल को जब 20 की स्पीड से फेंकेंगे 2 सेकंड के बाद बॉल जो है 20 मीटर की ऊंचाई तक चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है सर, 11 क्या कह रहा है, द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना दिमाग लगाए वाला है। मोमेंटम जो है बॉडी का ना, अगर उसको हम 25% बढ़ा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो कहानी है शुरू होता है यहाँ से सर, के ई बराबर p स्क्वायर बाई 2m वाले केस से। कह रहा है किसी में 20% बढ़ा देंगे, किस में मोमेंटम में, तो जो नया p डैश है वो इसी का यानी p का जो पहले से था उसमें 25% ऑफ p बढ़ा देंगे, तो मिलेगा कुछ ऐसा p प्लस 25% यानी गुना p और बटा कितना 100, इसको सॉल्व करेंगे मिलेगा 125 p बटा कितना 100, ये मिला क्या आपको p डैश माने बाद वाला, बढ़ने के बाद का मोमेंटम, और शुरू में कितना था p था। काइनेटिक एनर्जी में वैसा ही कहानी होने वाला है, तो कितना चेंज आएगा, शुरू में काइनेटिक एनर्जी कितना था सर p स्क्वायर बाई 2m था, जब इसको हम इंक्रीज कर देंगे बढ़ा देंगे तो नया हमको के ई डैश मिलेगा, यानी काइनेटिक एनर्जी हमको नया वाला मिलेगा, और नया वाला काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितना होगा, तो 25% बढ़ा हुआ यानी कितना p स्क्वायर मतलब p डैश का स्क्वायर बाई कितना, तो p डैश का स्क्वायर बाई कितना 2m, और जब इसको आप निकाल लेंगे सर फाइनल बताइए सीधा कौन सा फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। देखिए काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है कैसे निकालेंगे आप नया वाला, तो आपको के ई डैश मतलब बाद वाला माइनस के ई शुरू वाला
बाई के ई शुरू वाला और गुना 100 करना होगा। इस फॉर्मूला पे जब आप इसको लगाएंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो है 56.25% यानी कि अप्रॉक्स 56% इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, आपका इसका आंसर आ जाएगा और ये आपका 56% इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको आप ट्राई करेंगे, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कभी कभी इसी क्वेश्चन में उल्टा भी पूछता है, घुमा के पूछ देता है। इस बार कहेगा कि बताइए मोमेंट काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो मोमेंटम में क्या चेंज आएगा। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको क्वेश्चन का सिर्फ कंसेप्ट समझना है। ठीक है, आगे आइए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। एकदम आसान क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ रहे हैं सर। इन आइसोक्रोनिक प्रोसेस यानी कि सम आयतनीय प्रक्रम में क्या होता है, आपको बता दें सम आयतनीय प्रक्रम में आपका जो वॉल्यूम है, आपका जो आयतन है, नाम है सम आयतनीय। आयतन क्या होगा हमारा, सम होगा, कांस्टेंट होगा, नियत होगा। जबकि पूछता बताइए आइसोथर्मल में क्या होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जबकि पूछ देगा और आइसोबारिक में क्या होता है तो प्रेशर जो है आपका कांस्टेंट होता है। आइसोबारिक में प्रेशर और आइसोक्रोनिक में वॉल्यूम और आइसोथर्मल में टेम्परेचर। यानी इस वाले में क्या होगा सर, वॉल्यूम होगा, इसका आयतन होगा जो है वो नियत होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 13 क्या कहता है सर, कह रहा है केपलर का जो नियम है, कौन से नियम को हार्मोनिक लॉ कहते हैं। सर इसको रट जाइए आप, थर्ड लॉ को सीधा सीधा केपलर के तृतीय नियम को ही हार्मोनिक लॉ कहा जाता है। आप लोग पढ़ा होगा केपलर्स के फर्स्ट लॉ को आपने पढ़ा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड कहते हैं, और थर्ड लॉ आपका जो है वो आपको यहाँ पे हार्मोनिक लॉ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ ऑर्बिट्स है, लॉ ऑफ पीरियड्स है, लॉ ऑफ टाइम पीरियड के बारे में समझाया गया था। ठीक है, केपलर का 3 नियम जो था। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है सर, कर रहा है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, प्रेशर का यानी कि दाब का। बहुत ही आसान सा फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्रफल यानी फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स का होता है सर न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स सिंपली वी कैन से दैट द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड इट इज आल्सो नोन एज पास्कल, इट इज आल्सो नोन एज पास्कल। एंड द लास्ट क्वेश्चन हमारा जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो समझा रहा है कि दुगो कार के बारे में यानी कि रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। रिलेटिव वेलोसिटी क्या है समझिए, दो कार है कौन कौन, ए एंड बी, और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी कितना से सर, भी ए है 100 किलोमीटर पर आवर और भी जो दूसरा का कार का चाल कितना है 60 किलोमीटर, भी कितना है सर 60 किलोमीटर पर आवर। सर क्वेश्चन क्या है उसको हम छोड़ के कुछ और बात करते हैं। आप हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी में एगो टॉपिक पढ़ाए थे, एगो बात बताए थे, अगर दोनों गाड़ी सेम ही डायरेक्शन में जाता है तो उसको हम लोग डिक्रीज करके घटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जबकि जब दोनों गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में एगो एने से ऐसे आएगा और सामने से क्रॉस करेगा तो दोनों का जो वेलोसिटी है जोड़ा जाता है। अब सर सवाल ही है कि लास्ट में क्या कहा, दोनों जा रहा है मूविंग अलोंग सेम लाइन इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में जब जाएगा तो कुछ नहीं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं पढ़ी, दिमाग मत लगाइए, घटा दीजिए 100 माइनस 60 कितना जाएगा आपका 40 किलोमीटर पर आवर जो है। सर ए रिस्पेक्ट टू बी या बी रिस्पेक्ट टू ए आपसे कुछ भी पूछ सकता है, समझना यही है कि डायरेक्शन कहाँ कह रहा है, दिशा किधर है, सेम है सब्सट्रैक्ट कर देंगे, अपोजिट है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं अभी हमने 15 क्वेश्चन का डिस्कशन किया आपके सामने सारे टॉपिक को मिला के। और जो हमारा आप लोग का जो डिमांड है सर चैप्टर वाइज वीडियो लाइए, सर चैप्टर वाइज अलग अलग, यूनिट 2 का अलग, यूनिट 3 का अलग। तो अगला जो मेरा वीडियो आने वाला है आपका वो चैप्टर वाइज आने वाला है, यानी हर एक चैप्टर से हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप वीवीआई क्वेश्चन से लेकर हम आने वाले हैं। तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। तो आपसे हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।